नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। एजेंडा में आज बात करेंगे देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी पर लगाए गए गंभीर आरोपों के। और ये आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल ने। दरअसल ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पहले रॉबर्ट वाड्रा, उसके बाद नितिन गडकरी और नितिन गडकरी के बाद आज जो है रिलायंस पर अपना निशाना साधा है। और यह आरोप लगाया कि 43,000 करोड़ का फायदा पहुंचाने की तैयारी सरकार की थी। केजरीवाल ने रिलायंस पर गैस की जमाखोरी और महंगाई बढ़ाने का इल्जाम मढ़ा और कहा कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ने रिलायंस को फायदा पहुंचाया। जवाब में रिलायंस ने कहा कि स्वार्थ के चलते बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और इन आरोपों की जवाब देने को वो किसी तरीके से वो कहते हुए जवाब देने लायक ही नहीं है। ये आरोप केजरीवाल उनके आरोप जवाब देने लायक नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या वाकई बड़े कारोबारी घरानों के इशारों पर चलती है राजनीतिक पार्टियां, जैसा कि आरोप लगाया गया है। और एजेंडा में बात इसी पर, क्या अंबानी परिवार चलाता है सरकार? रॉबर्ट वाड्रा, सलमान खुर्शीद, नितिन गडकरी और अब मुकेश अंबानी। भारत के सबसे बड़े कारोबारी और रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी पर अरविंद केजरीवाल ने आरोपों के 10 बाण चलाए हैं। पहला आरोप, रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए 2006 में मणिशंकर अय्यर की पेट्रोलियम मंत्रालय से विदाई हुई। दूसरा आरोप, इसके बाद प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ाकर रिलायंस को 8,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया। तीसरा आरोप, गैस के दाम तिगुने करने के लिए रिलायंस ने फिर बढ़ाया दबाव, सप्लाई घटाई, गैस की जमाखोरी जारी। चौथा आरोप, दाम बढ़ाने का विरोध कर रहे जयपाल रेड्डी को हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय से हटना पड़ा। पांचवा आरोप, गैस के दाम फिर बढ़ाकर रिलायंस को 43,000 करोड़ रुपए का फायदा देने की तैयारी। छठा आरोप, देश में महंगाई बढ़ने के लिए रिलायंस जिम्मेदार है। सातवां आरोप, रिलायंस के दबाव में गैस के दाम बढ़े तो बिजली 7 रुपए प्रति यूनिट और खाद भी महंगी हो जाएगी। आठवां आरोप, रिलायंस ने गैस उत्पादन घटाने की धमकी देकर सरकारी कंपनियों को ब्लैकमेल किया है। नवां आरोप, रिलायंस को 10 सालों में केंद्र सरकार ने खासा फायदा पहुंचाया और इसके लिए सारे नियम ताक पर रख दिए। और 10वां आरोप, कांग्रेस पार्टी मुकेश अंबानी की दुकान तो बीजेपी की रिलायंस से साठगांठ। जाहिर है इन आरोपों ने एक बार फिर बढ़ा दी है सरकार की बेचैनी। I am not replying. Okay, it's finished. I am not replying. Okay, it's finished. आरोप बीजेपी पर भी है, लेकिन वो मांग रही है सरकार से सफाई। अब सवाल ये कि क्या कारपोरेट घरानों से चलती हैं राजनीतिक पार्टियां? क्या अंबानी परिवार चलाता है सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जी हां, रिलायंस ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि मैं इन सवालों के जवाब नहीं दूंगा। कहा जा सकता है उन्होंने चुप्पी साध दी। बहरहाल हमारा एजेंडा साफ है, रिलायंस को फायदा पहुंचाने के आरोपों पर पूरी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। सरकार और तमाम मसलों बातचीत करने के हमारे साथ हैं मौजूद इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य प्रशांत भूषण, कांग्रेस के नेता जगन्मोहन पाल, बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी और CNBC आवाज के आर्थिक मामलों के संपादक सिद्धार्थ जराबी, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं बिजनेस लाइन के सीनियर असिस्टेंट एडिटर शिशिर सिन्हा। आप लोगों का स्वागत है। प्रशांत जी, एक गंभीर आरोप जो आप लोगों ने लगाए हैं, लेकिन क्या यह कहा जाए कि हर 15 दिनों के बाद आप गंभीर आरोप लगा के देश के अंदर सनसनी फैलाते हैं? देखिए, हम लोगों ने पहला जो रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा किया, वो देश के सामने ये दिखाने के लिए किया कि किस तरह से इस देश की सबसे प्रभावशाली परिवार जो है जी, उनके दामाद किस तरह से उनका इन्फ्लुएंस सारे कांग्रेस की सरकारों पर है और कांग्रेस की सरकारों की आड़ लेकर जी लैंड यूज बदलवा लेते हैं, 50 करोड़ रुपया DLF से ले लेते हैं एक जमीन का सिर्फ लैंड यूज बदलवाने के लिए जी, 50 लाख से 350, 300 से 500 करोड़ की संपत्ति बना लेते हैं 3 साल के अंदर, बिना किसी कामकाज के, सिर्फ अपना इन्फ्लुएंस यूज करके। उसके बाद हमने नितिन गडकरी का मामला इसलिए उठाया क्योंकि वहां ये साफ दिख रहा था
कि नितिन गडकरी और अजीत पवार और शरद पवार वगैरह के साथ सांठगांठ थी और उस सांठगांठ के चलते हुए उनको अजीत पवार से बहुत सारे फायदे मिल रहे थे। महाराष्ट्र सरकार से फायदे मिल रहे थे, इसके वजह से वो चुप्पी साधे हुए थे। और ये मामला हमने इसलिए उठाया क्योंकि ये दिखाता है कि किस तरह से इस देश की नीतियां, इस देश के अहम फैसले बड़े बड़े रिलायंस के जैसे औद्योगिक घरानों के इशारों पर उनके मुनाफे के लिए जा रहे हैं और यहां तक कि कैबिनेट मिनिस्टर्स बदले जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं उनके इशारों पर। तो इस वजह से ये देश के सामने ये चित्र लाना बहुत ही निहायती जरूरी है। बट प्रशांत जी ये सारी बातें मीडिया में पहले से ही उपलब्ध थी। ये सारी बातें मीडिया में पहले से ही उपलब्ध थी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और लोगों को बताया जाता है कि इतनी बड़ी बात हो रही। सब कुछ कई बार मीडिया में आ चुका है, आज की जरूरत क्यों, आज क्यों किया गया इस पे? तो फिर मीडिया इस बात को क्यों नहीं उठा रहा था कि इस देश में किस तरीके से किस जबरदस्त तरीके से इस देश की संपत्ति की लूट चल रही है। रिलायंस जो है $4 से बढ़ाकर $14 की मांग कर रहा है और ये मांग को मनवाने के लिए उन्होंने प्रोडक्शन अपना 80 मिलियन से 27 मिलियन कर दिया है, जिसकी वजह से हम लोगों को दसियों हजार करोड़ का देश को, फर्टिलाइजर कंपनियों को, पावर कंपनियों को, डोमेस्टिक एलपीजी गैस वगैरह के लिए बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। और क्योंकि एक मंत्री इसको रेजिस्ट कर रहे हैं तो उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं उन मंत्री से कि भाई आप अटॉर्नी जनरल की राय ले लीजिए, आप इस मामले को एम्पावर्ड कमेटी में भेज दीजिए, जबकि साफ है कि कोई औचित्य नहीं है दाम बढ़ाने का और बल्कि उनसे खूब जबरदस्त पेनल्टी वसूल करनी चाहिए थी जो जयपाल रेड्डी कर रहे थे। बिल्कुल प्रशांत जी, तो अगर ये सबको पता थी ये बात तो फिर लोग, सारा मीडिया इस पर क्यों नहीं इतना बोल रहा था? बिल्कुल प्रशांत जी, आपने दो तीन बातें कही। पहली बात आपने दो तीन बातें कही। पहली बात ये कही कि मंत्री को इस वजह से हटाया गया क्योंकि मनमाफी काम नहीं करे। दूसरी बात आपने कही कि $4 की बजाय अब $14 की बात की जा रही थी, ऐसा क्यों किया जा रहा था। तीसरी बात आपने कहा कि प्रोडक्शन बहुत कम कर देगा। सिद्धार्थ, जरा भी आप पेट्रोलियम को बहुत करीब से देखते हैं, क्या जो प्रशांत भूषण आरोप लगा रहे हैं या जो रिलायंस जो डिमांड कर रहा है, क्या उनके डिमांड में कोई जस्टिफिकेशन है या सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से किया जा रहा है? सरकार चूंकि उनके साथ है ऐसा आरोप लग रहा है, इसलिए ये किया गया। देखिए, निजी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। पर जो आपने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है रिलायंस की जस्टिफिकेशन $14 की, ये जस्टिफिकेशन उन्होंने सरकार को दी है। सरकार ने इस पे क्या निर्णय लिया है अभी तक कोई जानकारी नहीं है। परंतु जो बड़ा विषय जो उठ रहा है और इसमें हमें ये बड़े क्लियरली समझना पड़ेगा कि गैस प्राइसिंग का जो पेचीदा मामला है, ये पेचीदा जाल स्वयं सरकार ने बुना है, सन 2000 से है। यूपीए 1 में इस जाल को काफी विस्तार से फैलाया गया और उसमें खुद सरकार फंस गई। और यूपीए 2 में सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारे विषय पे पिछले 2-3 वर्षों में हमने क्लियरली किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट की आर्टिकुलेशन नहीं सुनी। बट लेकिन सिद्धार्थ, सवाल इस बात को लेकर कि अगर आप 2002 में 2.34 पर 17 साल तक अगर गैस उपलब्ध कराने की बात करते हैं या प्राइस आप रखते हैं तो उसको आगे चलकर 14.25 तक लाने की जरूरत क्यों है? इन अ वे यू आर कमिटेड कि भाई हम 17 साल तक 2.34 पर करेंगे, तो आप 14 पॉइंट की जरूरत क्यों है? देखिए, 14 पॉइंट की जस्टिफिकेशन जहां तक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दी है और वो सरकार को दी गई है, आपको मेरे को दी नहीं गई है। और आज जो हमने उनसे प्रेस विज्ञप्ति देखी है उसमें भी यही केवल कहा गया है कि इन एलिगेशंस पे हम जवाब नहीं देंगे। इसलिए रिलायंस की क्या आर्ग्यूमेंट है और उस पर टिप्पणी करना अभी काफी डिफिकल्ट है। परंतु जहां तक जो जानकारी के अनुसार जो लॉजिक बताया जा रहा है, वो लॉजिक ये जताया जा रहा है कि इंटरनेशनल प्राइसिंग जो गैस की है उसके कंपैरिजन में डोमेस्टिक प्राइसिंग होनी चाहिए। और यहां पे ये बड़ा एक विषय है जिसपे हमने बहुत बारी बोला है कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी अपनी जो डीजल और पेट्रोल की प्राइसिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग से कंपेयर करती हैं, अंडर रिकवरी बनाती हैं। तो सारा जो एनर्जी प्राइसिंग का मैट्रिक्स है ये पिछले 7-8 वर्षों में इस सरकार के अंडर सुधरा नहीं है बल्कि और बदतर हुआ है। बिल्कुल। शिशिर, आपको क्या लगता है कि एक बिजनेस जर्नलिस्ट होने के नाते क्या
ये कहा जाए कि अगर गवर्नमेंट, रिलायंस का ये तर्क होता है कि हम 13.5 पे, चूंकि गवर्नमेंट गैस को इंपोर्ट करती है इसलिए उसको 14.5 पे अगर मिले तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, जबकि रिलायंस पर आरोप यह है कि वो अंडर प्रोडक्शन, ग्रॉसली अंडर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर जो डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई नहीं आ रही, इसलिए आपको ज्यादा रेट देना पड़ रहा है। देखिए, एनर्जी की प्रॉब्लम है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि 2.34 जो MMBTU की बात जो की जा रही है वो प्राइस अप्रूव्ड नहीं था सरकार की ओर से, पहली चीज। दूसरी बात कि 2.34 MMBTU, बट रिलायंस ने वॉलंटियर किया था, हम इतने 17 साल तक, बिल्कुल मैं उसी बात पे आ रहा हूं। रिलायंस एक ठेकेदार है, एक ठेकेदार होने के नाते सरकार की संपत्ति ऑफर करने का क्या उसका हक बनता है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश ये सवाल इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया कि वो उसने किस अधिकार से 17 साल तक देने की बात करी उस चीज को जिसका मालिकाना हक ऑफर करना चाहिए। हाँ, वो आप सरकार से उसकी मंजूरी लेनी चाहिए। दूसरी बात, सिद्धार्थ ने जो बात की कि जो इंटरनेशनल प्राइस है, जो 2007 में जब प्राइसिंग तय हुआ था वो उस समय में $60 के करीब पे प्राइस तय किया गया था और लगभग 4.2 का बनता था। आज की तारीख में जो 14.2 की बात की जा रही है वो कोल बेड मिथेन प्राइस की बात की जा रही है। अगर नेचुरल गैस जो कि D6 में प्रोड्यूस होता है उसकी प्राइस की बात करें, 2014 में उम्मीद है कि $100 के करीब रहेगा, वहां पर प्राइस 12.9 से 13 के बीच में बनता है। तो सरकार को पहले यह तय करना है कि आप मैकेनिज्म क्या अपनाएंगे। ट्रांसपेरेंसी नहीं आप देखते? मैं ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल नहीं देखता हूं। आप एक तरफ इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करते हैं, एक तरफ कितना गंभीर मानते हैं प्रशांत भूषण केजरीवाल के आरोपों को? देखिए, ये बात किसकी रिलायंस को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे रिलायंस के फेवर में था। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट सही है या गलत है वो पक्ष पे पहुंचना, उस फैसले पे पहुंचना शायद हम लोग के लिए जल्दबाजी होगी, क्योंकि कई जगहों पर इसकी जांच की जा रही है। लेकिन अभी तक की जो बात है, जो गैस प्रोडक्शन में कमी आई है, वो आप कुछ हद तक कह सकते हैं कि एक दबाव बनाने की रणनीति तो रही, दबाव बना। लेकिन प्रशांत भूषण ने एक दूसरा आरोप केजरीवाल ने लगाया था, वो यह कि जो मंत्री बदले गए, जयपाल रेड्डी हो या उसके पहले मणिशंकर अय्यर, उनको इसलिए बदला गया क्योंकि पेट्रोलियम में मंत्रालय के अंदर जो मनमाफी काम रिलायंस करवाना चाहता था वो नहीं करवा पा रहे थे। जगदम्बिका पाल जी, आप कांग्रेस के सांसद हैं, आपको क्या लगता है, क्या कोई औद्योगिक घराना इतना मजबूत हो सकता है कि वो मंत्रियों को बदलवा सके? अच्छा, अगर आशुतोष ये बात कही जा रही है कि कोई औद्योगिक घराने ने जयपाल रेड्डी को बदलवा दिया या कभी मणिशंकर अय्यर को बदलवा दिया, तो आप इस बात को भी तो याद करिए कि एक जमाने में मुरली देवरा जी को इस रिलायंस घराने के बहुत करीब माना जाता था। अब मुंबई में रहने के नाते हो सकता संबंध हो, तो अगर वो इतने करीब थे और ये औद्योगिक घराना इतना मजबूत है कि अगर एक मंत्री को हटवा सकता है तो अपने प्रिय मंत्री को फिर वो रुकवा क्यों नहीं सकता था? तो आखिर कांग्रेस की इसी यूपीए सरकार ने मुरली देवरा को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से हटाया, जिसको ये रहता था कि शायद इनके रिलायंस से बहुत अच्छे संबंध हैं। तो ये तो आरोप एकदम असत्य है। और जहां तक बात ये केजरीवाल की या प्रसाद जी कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसके पीछे क्या मंतव्य लगता है। जो आपने कहा कि हर 15 दिन पे किसी के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि अन्ना हजारे जी से अलग होने के बाद जब इन्होंने एक पॉलिटिकल विकल्प देने की बात कही, तो कहीं न कहीं जब अन्ना हजारे जी के जो बयान आए, उन्होंने अपने को डिस्टेंस इनसे किया, तो इन लोगों को एक फ्रस्ट्रेशन हुआ कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे। जगदम्बिका जी, वो एक अलग सवाल है, वो एक अलग सवाल। मैं जयपाल रेड्डी के बारे में अगर बात करूं, जयपाल अलग है, आपने उनको बाड्रा के ऊपर सब बोलने दिया, तो आखिर ये बताइए कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए अगर आप डिस्कशन, आज ठीक है आप रिलायंस पे कर रहे हैं, केजी बेसिन पे कर रहे हैं, तो अभी प्रसाद ने अपने इंट्रोडक्टरी जब आपने उनको मौका दिया है तो उन्होंने पूरा बाड्रा के मामले को बता रहे हैं। तो आखिर आप सुनेंगे कि चाहे बाड्रा का मामला हो, तो अगर बाड्रा के मामला और जो बात एकदम साफ हो चुकी डीएलएफ का कि उसका सरकार से कोई सरोकार नहीं, प्रशांत जी पे कितने आरोप लगे। इलाहाबाद में जो रजिस्ट्री हुई उसमें स्टैंप ड्यूटी के लगे, हिमाचल में जो जमीन थी उस पे लगा। नहीं, देखिए, अगर इस तरह से रोज बाड्रा पे लगाएंगे, अगर कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाएंगे, कोई डिबेट हो, तो हमें जवाब तो देना ही देना होगा। बिल्कुल आपको जवाब देना होगा, लेकिन एक ही जवाब जो है, आप लोग हर डिस्कशन में एक ही जवाब देते हैं और उस पे बहुत लंबे विस्तार से बात हो सकती है। लेकिन मेरा सवाल एक छोटा सवाल यह है कि अगर जयपाल रेड्डी जो खुद 7,000 करोड़ की पेनाल्टी की बात करते हैं और साथ ही साथ जो ईजीओएम में वो नोट प्रस्तुत करते हुए कहते हैं 43,000 करोड़ का फायदा रिलायंस को होगा, और अगर एक मंत्री वहां पर अपने इस तरीके की बात करो, कुछ दिनों के बाद उसको हटा दिया जाए, तो सवाल तो खड़े होंगे ना कि आपने एक औद्योगिक घराने के दबाव में आकर मंत्री को हटाया। क्या ये सवाल नहीं खड़े होंगे? क्यों खड़े होंगे?
में क्यों खड़े होंगे? आज दुनिया में अमेरिका की टेक्नोलॉजी या अमेरिका को क्यों एक सुपर पावर की तरह मानते हैं? इसलिए कि वहां पे सबसे ज्यादा R&D पे ध्यान दिया जाता है और हर जगह पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उनका सबसे ज्यादा ध्यान होता है, गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा बजट होता है, थ्रस्ट होता है। तो अगर खुद जयपाल रेड्डी साहब ने कहा कि साइंस टेक्नोलॉजी एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। अरे सर वो दूसरी बात आप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जयपाल रेड्डी ने 43,000 करोड़ मैं जो जवाब दे रहा हूं आप उसको कह रहे दूसरी नहीं, तो इसमें उनको और महत्वपूर्ण विभाग दिया गया। अरे ये तो आपको भी पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मंत्रालय जो है वो कांग्रेस के कितने बड़े बड़े मंत्रियों को अच्छा लगता है। जो विलासराव देशमुख थे उनको भी पसंद नहीं था। खैर मैं आप तक आऊंगा, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आज आप खुश हैं या नाराज, ये बताइए अरविंद केजरीवाल से। क्योंकि जब नितिन गडकरी पर आरोप लगता है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। कमल संदेश लिखता है कि अन्ना के ब्लैकमेलर है वो। तो आज जब रिलायंस की बात हो रही है, जब रॉबर्ट वड्रा पर लगता है तो आप खुश हो जाते हैं। आज आप कहां, किस जगह खड़े हुए, आपकी जमीन क्या है? आशुतोष जी, मैं आपको याद दिला दूं, मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं कि आपने तेल माफियाओं और सरकार से साठगांठ को लेकर के कम से कम मुझे जो याद है 3 कार्यक्रम किए। एक में खुद जगदम्बिका पाल जी थे, दूसरे में मनीष तिवारी जी थे और इत्तेफाक से 3 में मैं था। उसके अलावा आपने और भी किए होंगे। और उन कार्यक्रमों में इन तमाम चीजों पे, जिन चीजों पर की आज बात आई है, उस पे आपने चर्चा की थी। अब एक विसिल ब्लोअर कानून बना है। अब इस सरकार में जयपाल रेड्डी विसिल ब्लोअर है या कौन है, ये तो बाद में पता लगेगा। बट आज जो आरोप लगाए उन आरोपों में आप कितनी सत्यता पाते हैं? आज के आरोपों में आप कहां खड़े, कहां बीजेपी खड़ी? मैं आशुतोष जी, मैंने एक बात जो कही, देखिए की गंभीरता भी तक रहती है जब तक उस आरोप के साथ आप पूरे समय तक उसके तमाम पुख्ता सबूतों के साथ खड़े रहिए। अगर आप आरोपों की मासिक बाजार और साप्ताहिक मंडी लगा देंगे तो निश्चित तौर से वो फिर मैंने कहा ना, हिट एंड रन कि मारो और भागो। आज के आरोप में आप कितना दम पाते हैं? मैं तो सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं, आज के आरोप को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए, इन्होंने जो आरोप लगाया उसके बाद उससे पहले 2 बजे भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस रिलीज दी थी। उसमें मंत्रिमंडल के फेरबदल पर और जयपाल रेड्डी के फेरबदल पर तमाम सवाल थे। अब जगदम्बिका पाल जी बैठे हुए हैं। आशुतोष जी, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं जो कि हम लोगों को यहां पर नहीं करना चाहिए। ये तेल में के घालमेल के बारे में आप एक कमेटी के चेयरमैन हैं, हम मेंबर हैं, और ये कांग्रेस के चेयरमैन की तरह नहीं बल्कि एक संवैधानिक चेयरमैन की तरह तमाम ऐसी तेल माफियाओं की ऐसी ग्रिलिंग कर रहे हैं जो ये बात है चौपाल लगा नहीं हो सकती। नहीं, मुख्तार भाई माफ करिएगा, मुख्तार भाई माफ करिएगा, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आप खड़े कहां हैं। लेकिन सिद्धार्थ जराबी, जो सवाल मैंने जगदम्बिका पाल से पूछा था वो सवाल आपसे भी पूछता हूं। क्या आप चूंकि बिजनेस कवर करते हैं और आप इंडस्ट्री की नजर देखते हैं, क्या कोई औद्योगिक घराना जयपाल रेड्डी जैसे मिनिस्टर को या मणिशंकर अय्यर जैसे मिनिस्टर का ट्रांसफर करवा सकता है क्या, या उनका मंत्रालय बदलवा सकता है? और अगर जो 43,000 करोड़ की बात उन्होंने ईजीएम में नोट के तौर पर रखी थी, उसको अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो देखिए, कोई औद्योगिक घराना कर पाता है या नहीं कर पाता है, और जो उस औद्योगिक घराने की बात सुनेंगे ये जवाब उनको देना चाहिए। परंतु ऐसा क्लियर है कि जो कुल मिला के जो वातावरण बनता है, जिससे अगर इंडस्ट्री का कोई सेक्शन नाखुश हो, तो हमने पास्ट में भी देखा है कि सरकारों ने मंत्रियों को बदला है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी को बदला, और उससे पहले जसवंत सिंह बन नहीं पाए क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उसमें विरोध था। तो ये विषय मुझे लगता है हम बचपन से देखते चलते आ रहे हैं। ये हुआ क्या, ये जिसने करवाया उन 2 या 3 लोगों के बीच की बात है। मेरे लिए इस पे और कुछ कहना शायद कठिन है आशुतोष। बिल्कुल, बट प्रशांत जी, सवाल छोटा सा है। सवाल इस बात को लेकर यह कि जो आप आरोप लगाए हैं, क्या इन आरोपों को आगे परस्यू करेंगे या हिट एंड रन की तरीके से आरोप लगा के आप भी किनारे हो लेंगे? देखिए, ये बार बार जो बात कही जा रही है कि हम लोग साप्ताहिक मंडी लगाई हुई है, हम लोग हिट एंड रन कर रहे हैं। अरे भाई, हम लोग कहां जा रहे हैं? हम लोग यहीं खड़े हैं। हम लोग ठोस दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज के आधार पर जितने हमने एलिगेशंस लगाए हैं, हम कोई ऐसे एलिगेशन नहीं लगाते जी। हम तभी एलिगेशन लगाते हैं जब हमारे पास उसके ठोस दस्तावेज मौजूद हों। आज जो भी हमने बोला है इस गैस प्राइसिंग को लेकर,
रिलायंस को लेकर सारा एक एक चीज हमने बिल्कुल ठोस सरकारी दस्तावेजों के आधार पर बोला। छोटा सा पूछना चाहता हूं। अब आप ये, अगर आप ये बोलें कि भाई हिट एंड रन, मतलब अगर हर रोज या हर हफ्ते एक नया घोटाला हमारे सामने आ रहा है, बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, ये मुद्दा सामने आ रहा है कि इस देश का पूरी व्यवस्था के ऊपर एक औद्योगिक घराना काबिज है, तो उसका हम खुलासा ना करें? और अगर हम खुलासा करें तो उसको कहा जाए कि भाई ये साप्ताहिक मंडी लगाई हुई है, और ये कहा जाए हिट एंड रन कर रहे हैं, हम कहाँ भागे हैं? अगर किसी को हमारे इससे सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आप एक योजनाबद्ध ढंग से पॉलिटिकल पार्टीज को आप डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं अपनी जगह बनाने के लिए। देखिए, इसका एक पर्पज है। आप जिस तरह से आरोप कभी आज कांग्रेस पर लगाएंगे, फिर कल भाजपा पर लगाएंगे, फिर किसी पर लगाएंगे, तो इसके पीछे साफ मोटिव देश की जनता को भी समझ में आता है कि अपनी एक पॉलिटिकल जगह बनाने के लिए इस तरह की जो बात आशुतोष ने कही कि एक सनसनी पैदा करना की, जैसे सारी चीजें पब्लिक डोमेन में थी, सारी चीजें इसके पहले भी इस पे डिस्कशन और डिबेट हो चुकी है, और इसके बाद कंपाइल करके जिस तरीके से इसको करके एक सनसनी पैदा करना चाहते हैं, वो आप पूरी पॉलिटिकल सिस्टम पे जनता के सामने एक ऐसी परिस्थितियां बनाना चाहते हैं कि मुख्तार भाई संक्षेप में। मैं बहुत संक्षिप्त में, प्रशांत जी बहुत ही काबिल व्यक्ति है, मैं उनका सम्मान करता हूं। प्रशांत जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो मैं साप्ताहिक मंडी की बात हमने कही, तो आपको खुद याद है कि आपने अब तक जो है वो अपने आंदोलन में कितने आरोप लगाए और कितने आरोपों के पीछे आप कर चले और कितने आरोपों को आप अंतिम मुकाम तक पहुंचा पाए? आप क्या बता पाएंगे क्या? अरे आप ये बताइए मुख्तार भाई कि आपकी पार्टी जो आरोप लगाती है उसमें से कितने वहां पर पहुंचा पाई? मैंने तो कई सारे पहुंचा लिए, और आपकी पार्टी के ही कई मुलाजिम मेरे पास आते हैं कि भाई ये मैं इसको नहीं करूंगा, आप करिए इसको, हम लोग इसको नहीं कर सकते, आप ये बात बताइए। कॉमनवेल्थ पे आरोप लगाया, मतलब कॉमनवेल्थ के आरोपियों को जेल भेजा। हमने जितने आरोप लगाए, हमने नटवर पे आरोप लगाया, उनका इस्तीफा दिलाया। शशि थरूर पे आरोप लगाया, उनका इस्तीफा दिलाया। चलिए मुख्तार भाई, चलिए मुख्तार भाई माफ करिएगा, मैं आप सब लोगों को रोकूंगा कि आखिरी सवाल शिशिर आपसे, क्या इस देश के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कॉर्पोरेट्स का एक बड़ा रोल है, इसमें कोई डिनाई नहीं करता, लेकिन क्या कॉर्पोरेट्स इतने पावरफुल हो गए हैं कि अब वो देश की सरकारों को डिक्टेट करने की स्थिति में है? ये हाइपरबोल है, लेफ्ट ओरिएंटेड थॉट है, या ये प्रैक्टिकल है? आपकी भाषा में कहूं तो ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल होता है। और सिद्धार्थ भी इस बात से पहले उन्होंने कहा था कि कई ऐसे मौके आए हैं कि जब इस तरह के औद्योगिक घरानों का डोमिनेंस चलता है। एक बात आशु भाई याद रखनी है, प्राइवेट कंपनी चैरिटी के लिए नहीं आई है, प्रॉफिट कमाने के लिए आई है। आप ये तय कर सकते हैं कि वो कितना प्रॉफिट कमाए, लेकिन प्रॉफिट ना कमाए, बिल्कुल ये नहीं हो। सिद्धार्थ, यू वांट टू रिएक्ट ऑन दिस? मैं ये कह रहा था, जो बात शिशिर ने कही कि जगमोहन को भारतीय जनता पार्टी ने बदला जब उन्होंने टेलीकॉम कंपनी से कहा सन 2000 में कि पैसा दीजिए, उनको बदला गया। कई ऐसे उदाहरण हैं जब मंत्री बदले गए, पर विषय जो यही है कि क्यों नहीं मनमोहन सिंह सरकार ने पिछले 7-8 साल में इस मुद्दे को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हैंडल किया है। जो सरकार इसको एक इशू रखती है जहां पे लॉबिंग और फेवरेटिज्म की एलिगेशंस और चांसेस रहे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आशु भाई यही बात मैं कह रहा हूं कि पूरा मामला अगर खुलापन रखेंगे तो आज ये सवाल नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हमारे लोकतंत्र के अंदर एक अच्छी खूबी यह भी है कि यहां पर हर चीजों के लिए विचार की जरूरत है, लेकिन उससे बड़े सवाल यह कि सरकार अगर लोकतंत्र की बात करती है तो उसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, और जो भी सरकार और कॉर्पोरेट्स के बीच में या किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट या करार होता है उसकी बात जानकारी लोगों के पास होनी चाहिए। आज की बातचीत का मकसद सिर्फ इतना था। वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले हम आपको बता दें कि ivanco.com पर हमने सवाल पूछा था कि अंबानी परिवार चला रहा है सरकार। हमारे 89% दर्शकों का मानना हाँ, जबकि सिर्फ 11% दर्शकों ने कहा, यानी ज्यादातर दर्शक मानते हैं कि अंबानी परिवार सरकार चला रहा है। आप भी दे सकते हैं अपनी राय, शामिल हो सकते हैं। एजेंडा की बस में लॉगिन करिए ivanco.com। आज बस इतना ही। वक्त है ब्रेक का। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। जुगाड़ कब तक